रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुमन ठाकुर स्वागत करती हूं आप सभी का रेडियो सबरंग पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर उम्र की महिलाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम अक्सर खुलकर बात नहीं करते, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर मनीषा शर्मा, जो हमें बताएंगी कि आयुर्वेद में इस समस्या को कैसे समझा और हल किया जाता है। डॉक्टर मनीषा शर्मा, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू सुमन जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। एक महिला और पुरुष दोनों के ही शरीर में सुचारू रूप से उसके सारे फंक्शंस पूरे होने के लिए हार्मोन्स एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अब मैं बात करूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें इन हार्मोन्स का एग्जाम्पल के तौर पे प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे किशोरावस्था में जब एक लड़की को पीरियड स्टार्ट होते हैं, उससे लेकर जब 50-55 की आयु में उसको मेनोपॉज होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड होने तक हर एज में हार्मोन्स एक अपना रोल निभाते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि हर जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जैसे हम पीरियड्स की जो साइकिल होती है, उसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 14 डेज़ में एक अलग हार्मोन होता है FSH, जो उसको फॉलिकल्स को या जिसको बोलूँ ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, जिसमें से ओवम को रिलीज़ करना होता है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी वो जो एग है वो अपने जगह से बाहर निकल आता है, उसके बाद से लेकर वो उस यूट्रस में यानी स्पर्म के साथ उसका मिलाप हुआ या नहीं हुआ, यदि हो गया तो ठीक है, वो आगे गर्भ के रूप में आगे बढ़ेगा, और नहीं हुआ तो वो अब उसकी मंथली उसकी फिर सफाई होगी। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए LH और FSH नाम के हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब इन्हीं के जो नॉर्मल प्रोसेस में जिस समय जिस हार्मोन को निकलना चाहिए वो नहीं निकला, या ज़्यादा निकला या कम निकला, या टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन जैसे जो हार्मोन्स है जो एक फीमेल के बॉडी में कम होने चाहिए, जब उनकी मात्रा अपनी लिमिट से बढ़ जाती है, तो आपको पुरुष वाले फीचर यानी शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होना या थोड़ा मस्कुलर बॉडी हो जाना, इस टाइप के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब को हम कहते हैं मिला जुला के हार्मोनल इम्बैलेंस होना। डॉक्टर, क्या लाइफस्टाइल और खानपान भी हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है और इसका जवाब है हाँ। आजकल आप जैसे देखते होंगे जो लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड में इतनी ज़्यादा बच्चों की रुचि बढ़ने लग गई है। इसीलिए आप देखते होंगे आजकल PCOS, PCOD की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में। बच्चे टाइम से सोना नहीं चाहते हैं, रात में देर तक उठ के रहना उनके लिए एक फ़ैशन सा बन गया है। सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, ना वॉक करना या एक्सरसाइज को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो नहीं मानते हैं। तो ये सारे रीज़न ही मिलके उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मैं यूँ कहूँ जो हार्मोन्स हैं उसका इम्बैलेंस बनने में बहुत बड़ा कारण है। और इन सब को जब हम ट्रीटमेंट भी करने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यही इसी पे जोर देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो जब मॉडर्न पे की बात करूं तो फिर हार्मोन्स वाली थेरेपी आ जाती है, और नहीं तो फिर आयुर्वेद में मेडिसिन्स तो होती ही हैं। लेकिन सबसे पहले जो कारण है, जो आयुर्वेद में चिकित्सा का एक रूल भी है, निदान परिवर्जन, यानी जो उसको उत्पन्न करने का कारण है। आप सर्केडियन रिदम यानी जो एक नॉर्मल प्राकृतिक जो नेचुरल रिदम होती है कि सुबह सूर्य उठता है, शाम को ढलता है, उसी अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हैं, अपना खान पीन आहार विहार ऐसा नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाली समस्याएं हो सकती हैं। तो डॉक्टर, अभी आपने बोला कि PCOS और PCOD के बारे में आपने जानकारी दी, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि क्या ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? जी, इनमें थोड़ा सा अंतर है। जो बेसिक इसमें एबनॉर्मेलिटी आती है वो तो सेम ही होती है, यानी आपकी ओवरीज में सिस्ट यानी गांठें डेवलप हो जाती हैं। जो पहला मैंने नाम लिया PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, और जो दूसरा मैंने नाम बोला PCOS, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिसऑर्डर में यानी PCOD में क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज हैं वो
इमेच्योर यानी जो एग्स वो हर 14 दिन में उसको या 28 दिन में मैच्योर करके निकालना चाहिए, वो ठीक प्रकार से मैच्योर नहीं हो पाता। इमेच्योर या इसको बोले पार्शियली मैच्योर एग्स रिलीज होता है और धीरे धीरे वो सिस्ट की फॉर्म लेने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। PCOS यानी जो सिंड्रोम है उससे कम सीवियर होता है, यानी ये बहुत ही इजीली हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज से बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। सिम्टम इसमें वैसे ही देखने को मिलते हैं, यानी इरेगुलर साइकिल्स है, वेट गेन है, एक्ने एंड ऑयली स्किन है, हेयर थिनिंग हो जाती है, फटीग हो जाता है। ऐसे ही सिम्टम्स आपको PCOS में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में वहाँ पे आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप डायबिटीज़ के प्रति या कार्डियक यानी हार्ट डिजीज़ के प्रति प्रोन हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो जाते हैं आगे चल के, और इसमें सिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या साइज़ में बड़े हो जाते हैं, जिनके लिए मेडिसिन्स लेनी ही पड़ जाती है। तो डॉक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के कुछ उपाय आप हमें बता सकती हैं? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका सही टाइम पे जगना। आजकल बच्चे भी क्या, बड़े भी ऐसे ही हो गए हैं कि सब 8-9 बजे सो के उठते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं रहती, उसके बाद अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट जो प्रचलन में है कि राजाओं की तरह नाश्ता करना चाहिए, वो करते हैं। दिन में कोई समय नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम नहीं रहता लंच करने का। फिर शाम को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे डिनर हो रहा है। और आजकल जैसा आप देख रहे हैं, बहुत इजीली हर चीज़ मोबाइल के टच में आपको घर आ जाती है। खाना रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी अवेलेबल है, जस्ट एक क्लिक की दूरी पर है आपसे। तो ये सब चीज़ें प्लस स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, आगे जाके उनको कंपटीशन क्या देना है उसका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें, इनको मैनेज करना ही इसका सबसे ज़रूरी एक फैक्टर बन जाता है। यदि आप ये सोचें कि आप इन सब को ना करें और सिर्फ मेडिसिन्स वो के बल पे इसको ठीक करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह टाइम से उठिए, यानी जो उठने का, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, लेकिन ठीक है, मैं समझ सकती हूँ ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, उस समय तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा शायद लोगों के लिए उठना, लेकिन एटलीस्ट सुबह 6 बजे तो उठें। उठ के अपने आप के लिए 1 घंटे का समय निकालें कि उसमें आप लग के एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। थोड़ा योगा अवश्य इंक्लूड करें। योगा में भी आप अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, कपाल भस्त्रिका है, इन कपाल भाती है, भस्त्रिका है, सूर्य नमस्कार है या चंद्र नमस्कार है, इनको अपने लाइफ में ज़रूर डालें। उसके बाद नाश्ता समय से कीजिए। दोपहर का लंच का समय 1 से 1:30 के बीच अपना लंच फिनिश करें। शाम को कोशिश करें 7:30 बजे तक, 7:30 भी मैं बहुत लेट बता रही हूँ, सूर्यास्त के साथ आपको अपना डिनर समाप्त कर लेना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप 7:30 बजे तक भी अपना डिनर कर लेती हैं। और उसके बाद सही समय पे सोना, एक साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हार्मोन्स को, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके इवन हाइपरटेंशन को, आपके कार्डियक हेल्थ को बनाए रखने में। तो इन सब चीज़ों को जब आप धीरे धीरे ठीक करना शुरू करेंगी, तो आप देखेंगे कि आपका बिना मेडिसिन्स के भी आप इस बीमारी से बच सकती हैं या ठीक कर सकती हैं इसको। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि तनाव, नींद की कमी या डिजिटल लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रभावित करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक शायद डिजिटल वाला पॉइंट मेरे से मिस हो गया। आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया मुझे कि कोशिश करिए कि सोने से 2 घंटा पहले आप मोबाइल देखना छोड़ दें, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है जो बिस्तर में सोने तक भी या नींद आने तक भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, लाइट ऑफ है तो भी वो मोबाइल चलाए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उनको नींद आने में या डिस्टर्ब स्लीप होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोबाइल। तो इसलिए मोबाइल को 2 घंटा पहले दूर कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि किस उम्र की महिलाओं को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है? देखिए, आपके घर में बेटियां हैं, बहन हैं, आपकी कज़न्स हैं छोटे, तो जब से उनको मेनार्क होता है, यानी जब से उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होते हैं, तब से ही आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा जंक फूड के प्रति या बाहर के खाने पीने के प्रति कम
उसका आकर्षण हो, उसको जो भी आपने बना के देना है उसको घर में ही दीजिए। तो इन सब की शुरुआत मीनार्क से ही हो जाती है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों के प्रति, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। घर के खाने से बेटर उनको लगता है कि स्कूल में पैसे ले जाके वो कैंटीन में अपना खा लें कुछ भी। लेकिन कोशिश करिए कि वो शुरू से ही, जब उनका लाइफस्टाइल सही रहेगा, डाइटरी उनकी हैबिट सही रहेगी, तभी जाके उनको आगे ये इशू नहीं आएंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि आजकल हम टीवी पे एड्स देखते हैं, जब सैनिटरी पैड्स के ऐड आते हैं तो उनमें दिखाया जाता है कि फ़ीमेल को उन 4 दिनों या 5 दिनों, जितने दिन उसकी वो साइकिल होती है, कि उनमें भी उसको रेस्ट करने की या बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनको उछलता कूदता दौड़ता भागता दिखाते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में रजस्वला चर्या यानी द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की क्या दिनचर्या होनी चाहिए वो भी दी गई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह सब चीज़ें कोई छूत छात या कोई उससे भेदभाव करने के लिए नहीं था। उसको उन 4 दिनों में रेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा पीरियड्स जो शरीर से बाहर जाता है उसमें वायु दोष ही उत्तरदायी होता है, यानी अपान वायु। और जब आप इतना दौड़ा भाग करते हैं या रेस लगा रहे हैं मेंस्ट्रुअल टाइम पे, आप बिल्कुल भी अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे, तो उससे आपकी वात बिगड़ती है। तो कोशिश करिए कि उन 4 दिनों में आप भी रेस्ट करें, अपने बच्ची को भी रेस्ट कराएं। हाँ, मैं मानती हूँ स्कूल जाना ज़रूरी है तो वो उसको जाने दें, लेकिन अननेसेसरी भागा दौड़ी में उसको बताएं कि रेस्ट करना इन 4 दिनों में ज़रूरी है अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए। डॉक्टर, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी और क्या सलाह देना चाहेंगी कि उनके जो हार्मोनल हेल्थ है उसका बैलेंस बना रहे? देखिए, अपने लाइफस्टाइल में योगा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए। साथ में अपने लाइफस्टाइल में बैलेंस मील लेने का मतलब आयुर्वेद के अनुसार है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन 6 रस का सेवन आपने रखना है। मीठे से मेरा वज़न बढ़ेगा, ये बात सही है, मीठा वज़न बढ़ाता है, लेकिन आप कैसा मीठा खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे खजूर है मीठा, नारियल मीठा है, रेजिन्स मीठे हैं या अंजीर मीठा है, ये चीज़ें आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगी। वहीं आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं या ऐसे डोनट्स वगैरह खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके हेल्थ को ख़राब करेगा। तो ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार का खाना पीना खा रहे हैं। डॉक्टर मनीषा, हम आपसे जितनी भी बार बात करते हैं किसी भी विषय पर, तो शरीर की प्रगति क्या है उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आपने बहुत बार इंटरव्यू में बताया है कि कैसे अपनी प्रकृति पहचानें, लेकिन सही ये होगा कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर पर जाकर हम अपनी प्रकृति की जांच करवाएं। तो आप इम्यूनिटी क्लिनिक नोएडा सेक्टर 51 D76 में जाकर अपना प्रकृति परीक्षण ज़रूर करवाएं। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें हार्मोनल इम्बैलेंस के इतने सारे पहलुओं को विस्तार से समझाया। धन्यवाद। तो मुझे सुमन ठाकुर को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ सिर्फ रेडियो सबरंग पर। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।